यूपी में 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान कल होगा। पोलिंग बूथ पर मौजूद पोलिंग पार्टियां सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में कल वोटिंग होगी और इसके अलावा बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर कल मतदान होगा और मतदान स्थलों पर गर्मी से बचाव के भी इंतजाम किए गए हैं। तो 7वें चरण में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जिन पर कल मतदान होगा। पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां मौजूद हैं और तैयारियां भी देखिए की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। गर्मी से बचाव के भी इंतजाम किए गए हैं। भीषण गर्मी लोगों के लिए चिंता का विषय भी बनी हुई है। देखिए तमाम मतदान कर्मी जो वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनको लेकर उनको भी देखिए हीट वेव का शिकार होना पड़ रहा है। जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मतदान कराने के लिए मतदान कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं और पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। सातवें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। देखिए वाराणसी, गोरखपुर, तमाम वो सीटें हैं जिन पर कल मतदान होगा। तो 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी पर बात करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रोहित सिंह वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीमाब, आप ही का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। बताइए कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कल मतदान होगा, तैयारियां चल रही है, किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए जिस तरह की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं, मतदान कर्मियों के लिए जो वहां पर मौजूद हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस भीषण गर्मी में मतदान की प्रक्रिया पूरी करवाना। ज्यादा गर्मी पड़ रही है और हीट वेव चल रही है, तो जाहिर है कि उसमें मतदान कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे वो पुलिस के कर्मी हो या फिर जो प्रोसीडिंग ऑफिसर हैं या अन्य कर्मचारी हैं जो कि मतदान कराने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे गर्मी का आलम बढ़ता गया है। छठे चरण में देखा हम लोगों ने काफ़ी गर्मी थी, मतदान प्रतिशत जिसके चलते कम रहा, और अब 7वां चरण आ गया है। अब आलम यह है कि मौतें होने लगी हीट वेव से। तो ऐसे में सुरक्षा के इंतज़ाम उनके भी करने चाहिए जो कि मतदान कराने के लिए निकले हैं। हालांकि कागजी तौर पर इंतज़ाम कई जगह पर देखने को मिलते हैं कि कागजी इंतज़ाम हो गए हैं। मतदाताओं के लिए टेंट की व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम शामियाना लगाना चाहिए, और ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है, लेकिन बहुत कम जगह होती है जहां पर इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। पिछले चुनाव भी हम लोगों ने कराए हैं और जाकर देखा है, कहीं पर इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं मिली हैं। पानी की व्यवस्था और साफ तौर पर जहां पर पोलिंग हो रही होती है वहां अंदर पंखे, यहाँ एसी में काम नहीं चल रहा, उन लोगों को पंखे में पोलिंग करानी पड़ती है और पंखे भी कई जगह पर नसीब नहीं होते कई पोलिंग पार्टियों को। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कर्मचारियों के लिए और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम घोसी लोकसभा में मौजूद हैं और घोसी में भी कल मतदान होना है। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हालांकि कल पता चलेगा कि इंतजामात क्या क्या किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है वो चुनाव त्रिकोणीय चुनाव है। घोसी के अंदर राजीव राय समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका जीत का दावा है, कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है, हमारे पक्ष में है। और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका यही कहना है कि सर्व समाज का वोट उनको मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से लगे हुए हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान जो है चुनावी मैदान में है। चौहान वोट और दलित वोट पर उनकी पूरी नज़र है और एक तरफा अगर वोट मिला तो उनका चुनाव भी बहुत बेहतर होगा और जीत की भी संभावना हो सकती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अलग अलग मुद्दे रहे, अलग अलग समीकरण रहे और उन्हीं समीकरणों के हिसाब से लोग अपनी अपनी जीत का दावा भी लगातार करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर जातीय समीकरण भी रहा,
इसके अलावा विपक्ष के पास संविधान का मुद्दा रहा कि संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, बेरोजगारी, महंगाई और ये सारे के सारे मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर विपक्ष के जबान पर रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनसे संबंधित नेता जो भी यहाँ पर पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, वो लोग राम मंदिर की बात करते रहे, राष्ट्रवाद की बात करते रहे, राष्ट्र निर्माण की बात करते रहे। तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर पूरे चुनाव में देखने को मिला है। बहरहाल कल चुनाव होगा, वोटिंग होनी चाहिए और किसकी किस्मत में क्या हासिल होगा ये तो बात की बात है और 4 तारीख को इसका फैसला होगा। कल ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो जाएगी, जितने भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे पूर्वांचल का कमोबेश इसी तरह का क्या कहा जाए कि जिस तरह से मुद्दे रहे वो पूरे पूर्वांचल में इसी तरह के देखने को मिले हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से लोगों को कन्विंस करने का काम किया है और पूरे टाइम कन्विंसिंग हुई है। अब कल कितना कन्विंस हो पाते हैं पब्लिक, कितना वोटर्स कितना कन्विंस हो पाते हैं, ये भी देखना सीमा अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए भीषण गर्मी है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। आपके जिस तरह से देख पा रहे हैं वो भी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं लग रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, बताइए क्या कुछ अपडेट इस वक्त गोरखपुर की जनता का क्या माहौल है और वहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं 7वें चरण के मतदान को लेकर? मतदान होना है, जिस पर सभी पोलिंग पार्टियां जो हैं वो मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल तैयारी जो है वो अंतिम चरण में। कल सुबह 7 बजे से ही जो सियासी घमासान है वो लगातार जारी हो जाएगा। साथ ही मतदान कर्मी जो हैं उनके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तमाम की गई है। क्योंकि देखिए पहले चरण से लेकर 6ठे चरण तक हमने सभी ने देखा जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती रही है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की। प्रशासन लगातार दावे तो करता आ रहा है कि हम अगले चरण में मतदान प्रतिशत जो है वो अच्छा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 6 चरण बीत गए और मतदान प्रतिशत जस का तस बना हुआ है। आपने भी देखा कि 50 से 55 ये कोई आंकड़ा होता है मतदान प्रतिशत का। इससे पहले भी चुनाव हमने देखे, शायद ही कोई जिला ऐसा रहा हो जहां पर 60% से कम आंकड़ा है। लेकिन इस बार भीषण गर्मी है। देखिए अगर बात की जाए तो लगातार 50 से 52 का तापमान जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में जो है वो खलल डालता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी चुनौती है। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काजल निषाद जो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं रवि किशन जो मौजूदा सांसद है वो यहाँ से बीजेपी की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गोरखपुर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जाना जाता है। 1998 से 2014 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सांसद रहे। उसके बाद जब वो विधानसभा पहुंचे तो भी उन्होंने गोरखपुर को ही चुना। गोरखपुर सदर से वो विधायक चुने गए और मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर जो उनके कामों को लेकर असर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आई। जब मैं फील्ड में गया, लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर, पीएम मोदी के नाम पर रवि किशन कहीं ना कहीं वोट ले लेते हैं। रवि किशन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी भी देखने को मिली। तो वहीं काजल निषाद लगातार अगर बात की जाए तो इससे पहले जब निकाय चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया था। विधानसभा की 2 बार प्रत्याशी रही हैं, कांग्रेस से 1 बार प्रत्याशी रही हैं और इस बार एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर दांव खेला है और दांव खेलते हुए उनको संसद भेजने की तैयारी समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काजल निषाद के पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि लगातार काजल निषाद के बड़े चुनाव की बात की जाए तो लगातार तीसरी हार हुई थी निकाय चुनाव में, जबकि यहाँ निषाद जो उनकी बिरादरी की वोट बैंक है वो अच्छी खासी वोट बैंक है। उनका बैड लक ही कहा जा सकता है कि लगातार 3 बार उनको हार मिली, क्योंकि निषाद यहाँ पर निर्णायक भूमिका में तो नहीं लेकिन अच्छी खासी भूमिका में है कि अगर एकजुट होकर काजल निषाद को अगर वोट कर दे तो काजल निषाद सीधी टक्कर रवि किशन को देती हुई नजर आएंगी। काजल निषाद से जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना माहौल अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन जनता का समर्थन कितना मिलता है और क्या वो इस लायक होगा समर्थन कि वो संसद पहुंच जाए, ये भी देखिए भावुक अपील भी करते हुए वो नजर आई थी, जिसका वीडियो जो है वो सामने आया था और लोगों से भावुक अपील निषाद वोट बैंक से खास तौर पर वो करती हुई नजर आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गाजीपुर से। आशुतोष बताइए गाजीपुर से क्या अपडेट मिल पा रही है? कहा जाए कि मुख्तार अंसारी इस बार चुनावी मैदान में
नजर नहीं आएंगे और मुख्तार के बिना ये चुनाव किस तरह का परिणाम जो है वो वहां पर दिखाई देगा, साथ ही पब्लिक का क्या कुछ कहना है, मुद्दे क्या है और तैयारी भी कल को लेकर कैसी चल रही है। आशुतोष, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए आशुतोष के पास वापस आएंगे। आशीष हमारे सहयोगी महाराजगंज से जुड़े हैं। आशीष, बताइए क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अंतिम चरण के चुनाव मतदान का है और 1 जून जो है कल महाराजगंज में बढ़ चढ़ के लोग यहाँ मतदान करने जाने वाले हैं। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हुई है और मतदान केंद्रों को बेहतर तरीके से सजाने का काम किया गया है। कई मॉडल बूथ है जिसे फूल और रंग रोगन किया गया हुआ है और आज का आपको हम महाराजगंज जिला चिकित्सालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है और महाराजगंज में कुल 2034 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 1134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2034 जो है वो बूथ है जहाँ वोट पड़ने वाले हैं। महाराजगंज में जिला प्रशासन ने तमाम माध्यमों से लोगों को जागरूक किया है कि लोग बढ़ चढ़ के मतदान का हिस्सा बने। बात करें महाराजगंज के राजनीति की तो महाराजगंज में 6 बार सांसद जो है पंकज चौधरी बीजेपी इस बार भी चुनावी मैदान में है और जहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी है वीरेंद्र चौधरी जो कि महाराजगंज के विधानसभा के कांग्रेस के विधायक भी हैं और इसी उम्मीदवार की बात करें हम बता दें तो वो मोहम्मद मोहसिन आलम है जो पहली बार लोकसभा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब फिर यहाँ पे लड़ाई की जा रही है। महाराजगंज में लोग जो है वो ही लोगों के बीच में चाहते की टक्कर मांग रहे हैं भाजपा और गठबंधन के बीच। ठीक है, आशीष वापस आएंगे आपके पास। आशुतोष, क्या आपको आवाज आ रही है? आशुतोष जी बताइए, क्या इस वक्त तैयारियां चल रही है और क्या राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं गाजीपुर में? चलिए आशुतोष से एक बार फिर से देखिए संपर्क टूट गया है और रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। रोहित, आप ये बताइए, इतना कहा जाए कि तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, कितना असर आप मानते हैं कि लोग जो है कल जब वोट करने के लिए निकलेंगे तो क्या इसका असर दिखाई देगा और किस तरह के खास इंतज़ाम किए गए हैं उन तमाम मतदान कर्मियों के लिए? देखिए, इंतजाम की बात करें तो कागजों पे इंतजाम बहुत है। आज हमने कुछ बूथ पर भी तैयारियों का जायजा लिया। बूथ पे भी जो मॉडल बूथ हैं, पिंक बूथ हैं महिलाओं के लिए जो स्पेशली बनाए गए, वहाँ तो तैयारियों के नाम पे टेंट हाउस, दरी ये सब बिछे हुए और लगे हुए दिखे, लेकिन कक्ष में जाके देखे जहाँ मतदान कर्मी बैठे हैं वहाँ पंखे लगे हुए हैं। और सही बात है, इस समय अगर पंखे को चला दिया जाए तो ज़्यादा घातक हो रहा है। बिना पंखे के अगर कमरे में बैठ जाएं तो आपको गर्मी लगेगी, लेकिन अगर पंखा चला दें तो इतना तेज लू लगता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय हैं, यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है जीत हार की नहीं हो रही है, बल्कि मार्जिन बढ़ाने की। और इस मार्जिन बढ़ाने की जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्यकर्ताओं के पर इस पर है कि मतदाताओं को घरों से कैसे वो निकाल पाएंगे। जिस तरीके से गर्मी का कहर, अभी 1 घंटा पहले पड़ोसी जनपद मिर्जापुर से खबर आई है कि मतदान में लगे मतदान से संबंधित 12 कर्मचारियों की मतलब आप ये कह रहे हैं रोहित की कहीं ना कहीं जमीन पर वो तमाम इंतजामात जो है वो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ा सामान्य सी बात है, कल सुबह जब लोग अखबार पढ़ेंगे और देखेंगे कि इतने लोगों की मौत हो गई, गर्मी का ये सितम है, तो डर के मारे कहीं न कहीं उनके हौसले तो पस्त हो ही जाएंगे। भले कल का तापमान ठीक रहे, लेकिन जब ये डाटा पढ़ेंगे। चलिए ठीक है रोहित, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। आशुतोष से एक बार रोक लेते हैं। आशुतोष, क्या आपको आवाज आ रही है? आशुतोष जी जी बिल्कुल है जी, बताइए क्या अपडेट है गाजीपुर में, किस तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और क्या राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारे पीछे नवाबपुरा मतदान स्थल है जहाँ पे मतदान कर्मी पहुंच गए हैं और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गाजीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए में है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर अफजाल अंसारी मैदान में है, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और सांसद भी इस समय हैं, और बीजेपी से पारसनाथ राय प्रत्याशी हैं।
दोनों लोगों में कड़ी टक्कर है। जहां बीजेपी के पक्ष में पीएम और अमित शाह रोड शो कर चुके हैं, पीएम जनसभा कर चुके हैं, सीएम दो जनसभाएं कर चुके हैं। वहां इंडिया गठबंधन के पक्ष में अखिलेश यादव जनसभा कर चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव के अलावा इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता गाजीपुर नहीं पहुंचा। कांग्रेस का भी कोई बड़ा बिल्कुल, देखिए बड़े नेता गाजीपुर नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन गाजीपुर का जो है हॉट सीट बनी हुई है। सीमाब का एक बार रुख करते हैं। सीमाब, मऊ, गाजीपुर, ये तमाम जगह आप देखिए लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। आपने ओम प्रकाश राजभर से भी बातचीत की है। जमीन पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? और ये कहा जाए कि कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, इस तरह की भी बातें की जा रही है, तो इन सबका कितना मिला जुला असर दिखाई दे रहा है? देखिए, गाजीपुर, मऊ, बलिया तमाम जगहों पर बड़े नेता गए। अखिलेश यादव घोसी लोकसभा में आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर रैली की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार यहाँ पर आए। इसी तरह से गाजीपुर में प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए और तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर सबने रैलियाँ की और अपने पक्ष के नेता के लिए वोट मांगा। तो गाजीपुर हो या फिर घोसी हो या फिर बलिया हो, हर जगह पर, अलग अलग जगह पर नेता लोग पहुंचे हैं और वोट मांगा है। अब जनता के बीच में कौन से मुद्दे घर कर गए, ये देखने वाली बात अहम होगी, क्योंकि जो विपक्ष के पास मुद्दा था वो महंगाई का मुद्दा था कि महंगाई साहब बहुत हो गई है, सिलेंडर 900 में है, 1150 में है, 1100 में है और हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ बेरोजगारी का मुद्दा है, कोई जो है वो टीईटी वाले परेशान है, कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, कोई अन्य लोग जो है वो, इस तरह से बेरोजगारी का भी मुद्दा यहाँ पर छाया रहा। भर्तियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर कोई मुद्दा बचा नहीं। और इसके अलावा संविधान बचाओ, एक ये बड़ा मुद्दा इस बार यहाँ पर देखने को मिला, चाहे वो गाजीपुर रहा हो, बलिया रहा हो, मऊ रहा हो। इसमें जो विपक्ष के नेता थे, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसके बीच में अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे। क्योंकि अगर सामान्य दलित वर्ग के लोगों से बात की जाती है, उनका यही कहना है, पिछड़े वर्ग के लोगों से बात की जाती है, उनका यही कहना है कि भैया संविधान तो बचाना ही है, अब चाहे जिसको वोट देना पड़े। कहीं बात जो है वो लोगों तक पहुंची भी है। सीमाब, वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं